औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर 23 के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। इस चैप्टर में हमने वो टॉपिक्स तैयार करने हैं जो हमारी यूसीपी की आउटलाइन के अंदर हमें गिवन है। तो सबसे जो पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन फ़िशेज़, कि फ़िशेज़ के अंदर टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। अब जो भी फ़िशेज़ वगैरह पानी के अंदर मौजूद होती हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि उनके सराउंडिंग वाटर का टेम्परेचर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़िशेज़ जो एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर के अंदर रहती हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जो उनको उस ठंडे पानी के अंदर रहने के लिए जो है वो काबिल करती हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर के अंदर फ़िशेज़ रहती हैं, उनके ब्लड के अंदर एंटी फ्रीज़ मटीरियल होता है। अब ये एंटी फ्रीज़ मटीरियल क्या है? ये एक ऐसा मटीरियल है या ऐसे केमिकल्स हैं जो उसके ब्लड को जमने से रोकेंगे या फ्रीज़ होने से रोकेंगे। उसमें पॉली अल्कोहल्स आ जाते हैं, जिसकी एग्जांपल सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरॉल है। उसके अलावा वाटर सोलुबल पेप्टाइड्स होते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मौजूद होते हैं उन फिशेज़ के, और ये हेल्प करती हैं कि उनका जो ब्लड है या प्लाज्मा है वो उस सर्दी के अंदर या उस लो टेम्परेचर के अंदर जम ना जाए। इसके साथ साथ ये जो फ़िशेज़ हैं इनके अंदर प्रोटीन्स और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं जो कि आइस क्रिस्टल्स बनने से रोकते हैं। अब ज़ाहिर बात है कहीं पर इतना लो टेम्परेचर होगा, सुपर कूल्ड स्टेट के अंदर टेम्परेचर अगर मौजूद है तो उसमें मुमकिन है कि बॉडी के अंदर जो है वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएँ या सेल्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएँ। तो उन आइस क्रिस्टल्स को बनने से रोकने के लिए प्रोटीन और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स वगैरह जो हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो फ़िश है वो फ्लेक्सिबल रहती है और एक्टिव रहती है और उस सुपर कूल्ड स्टेट के अंदर भी आराम से तैरती रहती है। कुछ एक्टिव फ़िशेज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना कोर जो टेम्परेचर है, मतलब कि बॉडी के जो सेंटर का जो मेन टेम्परेचर होता है, वो अपने इर्द गिर्द के वाटर के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई रखा होता है और उसमें वो अपने मसल्स की मदद ले रहे होते हैं। जो उनके एक्टिव स्विमिंग मसल्स हैं वो इस तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन उस हीट को बॉडी के अंदर ही कैसे रखा जाता है वो हमने एक पिक्चर के ज़रिए, एक इमेज के ज़रिए जो उसको समझना है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ की एग्जांपल दी गई है, जिस तरह ब्लू फिन ट्यूना है, स्वॉर्ड फिश है और ग्रेट वाइट शार्क। इसके बारे में कहा जाता है कि मेजर ब्लड वेसल्स जो हैं वो इनकी स्किन के नीचे ही होती हैं, लेकिन उस मेजर वेसल्स से छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो जो निकलती हैं और वो ब्रांचेस पहुंच जाती हैं डीपर पावरफुल रेड स्विमिंग मसल्स के अंदर, और वहीं पर जो है वो छोटी छोटी वेसल्स जो हैं वो काउंटर करंट एक्सचेंज के ज़रिए के मतलब के मुताबिक अरेंज होती हैं। अब काउंटर करंट हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से वेसल्स का अरेंज होना कि उसमें एक वेसल का फ़्लो जो है वो दूसरी वेसल के ऑपोजिट होता है, उसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं और इसको हम रीटी मैरिएबल कहते हैं। ये रीटी मैरिएबल का मतलब है मिराकुलस नेट। मिराकुलस मतलब कि शानदार तरीके का एक नेटवर्क जिससे हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रहती है। अब हम देखेंगे कि ये हम किस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ़िश जो है वो सामने हमें दिखाई गई है और फ़िश के अंदर जो है वो हमें उसका इंटरसेक्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से मौजूद होता है। आप देखें कि बॉडी सरफेस के ऊपर 21 सेंटीग्रेड, 23, फिर 25, 27। इन शॉर्ट ये कि बॉडी के बाहर तो टेम्परेचर लो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कोर बॉडी के अंदर आते हैं, सेंटर के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। अब टेम्परेचर वहाँ पर कैसे हाई है? अब यहाँ पर देखें कि रेड मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये रेड मसल्स एक्चुअल में एक्टिंग स्विमिंग मसल्स हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो हीट है वो वेंस तक पहुँचती है। आप साथ में देख सकते हैं रीटी मैरिएबल, मतलब कि वो पूरा नेटवर्क दिखाया गया कि किस तरीके से एक वेन है और दूसरी तरफ आर्टरी है, फिर वेन है, फिर आर्टरी है, और वेन और आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो ऑपोजिट है। तो जो हीट है वो पहले वेंस के पास जाती है, वेन से फिर आर्टरीज़ के पास जो है वो रहती है। अब इस तरीके से जो आर्टरीज़ हैं वो बॉडी के अंदर मूव कर रही होती हैं। इन शॉर्ट ये कि हमने यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से उन मसल्स से बनने वाली जो हीट है वो इन्हीं बॉडी के इनसाइड के अंदर रह जाती है, मतलब वो बाहर की तरफ लॉस नहीं होती। कि जो भी वेंस के अंदर जो भी हीट जाती है वो वेंस दोबारा से आर्टरीज़ के अंदर हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जो बॉडी हीट है वो बॉडी के इनसाइड ही रहे और पानी के अंदर लॉस ना हो। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है रीटी मैरिएबल का। यहाँ पर अगेन वही बात बताई गई है
कि जो भी रेड मसल से हीट जो वो जनरेट हो रही है वो लॉस नहीं होती रीटी वेरिएबल की वजह से, कि अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इस तरीके से है कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के अंदर ही रहना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से कि जो बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो सेवरल डिग्री वार्म हो जाता है, मतलब कि इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि वो मसल कंट्रैक्शंस जो हैं 4 टाइम्स मच पावरफुल हो जाती हैं सिमिलर मसल से इन फिशेस विद कूलर बॉडीज़। क्या मतलब ये कि अगर एक ऐसी फ़िश है कि जिसकी बॉडी का टेम्परेचर लो है और एक ऐसी फ़िश है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो जो हाई बॉडी टेम्परेचर वाली जो फ़िशेज़ होती हैं वो 4 गुना ज़्यादा मसल कंट्रैक्शंस कर सकती हैं, वो 4 गुना ज़्यादा फास्ट जो है वो मूव कर सकती हैं और अपने प्रे को, अपने शिकार को जो है वो पकड़ सकती हैं। तो ये बेसिकली हमने थर्मल रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेज़ के हवाले से पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एक स्लाइड के अंदर हम एम्फीबियंस को पढ़ेंगे और दूसरी स्लाइड के अंदर हम रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एम्फीबियंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्फीबियंस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं ये पानी के अंदर तो नहीं रहते, ज़्यादातर ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं और इनका इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो एयर है। और एयर के साथ इशू ये है कि एयर का जो टेम्परेचर है वो डेली बेस के ऊपर और सीजनल बेस के ऊपर चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी भी बात करें, वैसे हम रेप्टाइल्स तो नहीं, हम मैमल्स हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी तो एयर ही है। तो दिन के वक्त एयर का टेम्परेचर और होता है, रात के वक्त एयर का टेम्परेचर और होता है, सर्दियों में और है, गर्मियों में और होता है। तो ये बेसिकली ये बड़ा इशू होता है जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं कि उनका जो एयर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। अब ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में हम बात करें, ये एक्चुअल में एक्टोथर्म्स होते हैं। अब एक्टोथर्म्स से क्या मुराद है? एक्टो मतलब आउटसाइड, थर्म मतलब हीट। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आउटसाइड से हीट को जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्या इनकी बॉडी के अंदर कोई मतलब टेम्परेचर या हीट नहीं बनती है, लेकिन वो इनके इन्वायरमेंट के अंदर लॉस हो जाती है। तो इनको सर्वाइव करने के लिए अपने इन्वायरमेंट से हीट लेना पड़ती है। तो ये एक्टोथर्म की डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा कि एक्टोथर्म्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर हीट तो बनाते हैं लेकिन वो हीट लॉस हो जाती है और फिर बाद में उनको सर्वाइवल के लिए अपने इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जो मोस्ट एम्फीबियंस हैं उनको अपना बॉडी हीट कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उसकी मेन रीज़न यही है कि इनके अंदर बड़ी थोड़ी सी मेटाबॉलिक हीट बनती है और जो बनती है वो बॉडी सरफेस से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इस वजह से इनको बिहेवियरल अडाप्टेशन अडॉप्ट करना पड़ती है। अब बिहेवियरल अडाप्टेशन क्या है कि इनको एक ख़ास जगह के ऊपर जाना पड़ता है जहाँ से इनकी बॉडी जो मतलब कि ये हीट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके और इनका हीट लॉस ना हो, तो इनको ऐसी जगह के ऊपर रहना पड़ता है। इसके साथ साथ एम्फीबियंस जो है इनके पास एक एडिशनल थर्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम भी इनको फेस करना पड़ती है। वो क्या है एडिशनल थर्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम? वो ये है कि इनको अपनी स्किन सरफेस के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी करना होता है, जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था, क्यूटेनियस गैसेस एक्सचेंज, कि स्किन के ज़रिए गैस एक्सचेंज करना। अब स्किन के लिए जब गैस एक्सचेंज की जाती है तो उसके लिए जो स्किन है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, और जब कोई चीज़ मॉइस्ट होती है तो वो एक नेचुरल एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम बन जाता है, कि मतलब कि वहाँ से हीट जो है वो ऑटोमेटिकली लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये इनको नुकसान होता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो सरफेस है उसको मॉइस्ट रखना होता है। मॉइस्ट इस वजह से रखना होता है कि ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के चक्कर में इनकी बॉडी की हीट क्या होना शुरू हो जाती है, लॉस होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर ये जो एम्फीबियंस हैं ये ऐसी जगह के ऊपर रहते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म हो और मॉइस्ट एरिया वगैरह हो, ठीक है। तो इनको ऐसी जगह के ऊपर जो है वो एम्फीबियंस को रहना पड़ता है। कुछ एम्फीबियंस हैं जिसमें बुल फ्रॉग्स आ जाते हैं कि वो अपने म्यूकस की जो सक्रीशन है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वेपोरेटिव कूलिंग को कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें सिंपल जो है वो तरीक़ाकार ये है कि जितनी ज़्यादा म्यूकस स्किन के ऊपर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एवेपोरेटिव कूलिंग होती है, और जितना ये बुल फ्रॉग अपनी म्यूकस सेक्रीशन को कम कर लेगा तो उतने कम जो है इसकी बॉडी से हीट लॉस होगी। तो ये जो स्लाइड थी ये एम्फीबियन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड हम रेप्टाइल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरीके से होता है। रेप्टाइल की जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई होती है और इसमें से जो है वो बॉडी हीट जो है इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होती कि वेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए लॉस हो जाए, जिस तरह हम अभी एम्फीबियंस के अंदर पढ़ के आए हैं।
उसके साथ साथ जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका एक्सपेंडेबल रिब केज होता है, क्या मतलब कि जो इनकी पसलियाँ होती हैं वो एक्सपेंडेबल होती हैं, जिसके ज़रिए ये अच्छे तरीके से और पावरफुल तरीके से सांस ले सकते हैं, वेंटिलेशन कर सकते हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा रेप्टाइल्स भी जो है वो एक्टोथर्मिक ही होते हैं, मतलब ये कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मेटाबॉलिक हीट बनती है और वो मेटाबॉलिक हीट वैसे ही लॉस हो जाती है और इनको इन्वायरमेंट के ऊपर या अपना बिहेवियरल अडाप्टेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि अपने इन्वायरमेंट से किस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करें। इसके साथ साथ कुछ जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जो कि मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं लेकिन पहले वो रेप्टाइल्स के अंदर पाए गए। मिसाल के तौर पर अब सीधी एग्जांपल के ऊपर आते हैं, कुछ डाइविंग रेप्टाइल्स होते हैं। डाइविंग रेप्टाइल्स से क्या मुराद है? सी टर्टल्स हैं, सी स्नेक्स, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जो टर्टल्स हैं और पानी के अंदर रहने वाले जो सांप है वो किस तरीके से करते हैं, वो अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करते हैं। और बॉडी हीट को कैसे कंजर्व करते हैं कि वो अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी जो वेसल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो स्किन से नीचे ले जाएं। अब स्किन से नीचे ले जाने का क्या मतलब है कि हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे। अब अगेन मैं अपनी एग्जांपल देने लगा हूँ कि हम लोग जो हैं वो किस तरीके से हीट को मतलब काउंटर करते हैं। अगेन हम रेप्टाइल्स नहीं हैं, हम मैमल्स हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि हमारी स्किन से ब्लड वेसल्स वाजे हो रही होती हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारी स्किन से जो है वो हीट लॉस होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारी स्किन के ऊपर इतनी वेसल्स नहीं होती। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी ने वेसल्स को उसको मतलब कि हमारी बॉडी ने उन वेसल्स को बॉडी के अंदर कर लिया होता है ताकि जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रहे। तो सेम इसी तरीके से जो सी टर्टल्स हैं और सी स्नेक्स हैं ये भी अपनी बॉडी हीट को इसी तरीके से कंजर्व करते हैं। उसके साथ साथ ये जो एनिमल्स हैं ये इंक्रीज़ कर देते हैं हीट प्रोडक्शन। कैसे? हार्मोन्स के ज़रिए, मतलब कि बॉडी के अंदर ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, एपिनेफ्रिन या जिसको एड्रीनालिन कहते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज वगैरह टूटेगी, मेटाबॉलिज्म हाई होगा और इन चेंज जो बॉडी की हीट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो टर्टल्स हैं या जिस टॉर्टाइस वगैरह होते हैं जिसको हम कछुआ वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो भी अपनी बॉडी को किस तरीके से कूल रखते हैं उसके लिए भी मुख्तलिफ मैकेनिज़्म उनके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो माउथ से जो स्लाइवा वगैरह निकालते रहते हैं जिसको हम स्लाइवेटिंग या फ्रॉथिंग कहते हैं। फ्रॉथिंग भी एक्चुअल में यही है कि मुंह के अंदर वो पूरा स्लाइवा भर लेना और वो बबल्स बनना शुरू हो जाना, तो इसके ज़रिए जो वो अपने आप को कूल रखते हैं। उसके अलावा ये अपनी बैक लेग्स के ऊपर यूरिनेट कर लेते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो यूरिनेट करेंगे वो यूरिन जैसे जैसे हवा के ज़रिए उड़ेगा तो इनको ठंडक का एहसास होता है। उसके अलावा ये अपनी आइज़ को मॉइस्ट रखते हैं और पेंटिंग मतलब मुंह खुला रखना ताकि अंदर से जो हीट है वो बाहर लॉस हो जाए। ये पेंटिंग आपने बर्ड्स को भी करते हुए देखा होगा, डॉग्स को भी करते हुए देखा होगा कि जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो अपना माउथ खोल लेते हैं ताकि अंदर से जो हीट है वो इन्वायरमेंट के अंदर लॉस होती रहे। लास्ट के ऊपर हम टेम्परेचर रेगुलेशन पढ़ेंगे बर्ड्स के अंदर। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है इसके साथ कि बर्ड्स और जो मैमल्स हैं ये मोस्ट एक्टिव हैं और बिहेवियरली कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स हैं। बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं वो एंडोथर्म्स होते हैं या जिनको हम होम्योथर्म्स या एंडोथर्म्स कहते हैं। अब एंडोथर्म्स क्या हैं? एंडोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। इनको ऐसा इन्वायरमेंट के ऊपर इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो 35 से 42 सेंटीग्रेड तक मेंटेन करवा कर रख सकते हैं। लेकिन इनके पास भी कुछ वेरियस कूलिंग मैकेनिज़्म हैं जो कि इनकी बॉडी को एक्सेसिव वार्मिंग से बचाते हैं। अब ज़ाहिर बात है बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एक ख़ास लेवल के अंदर भी रखना है। ये तो नहीं करना है कि मतलब बॉडी की हीट जो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही। तो ऐसे मैकेनिज़्म होने चाहिए कूलिंग मैकेनिज़्म जो बॉडी की हीट को जो है वो रेगुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, इनको पसीना वगैरह नहीं आता, तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये अपना माउथ ओपन कर लेते हैं जिसके ज़रिए जो है वो इसको हम पेंटिंग कहते हैं और एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। ये आप बड़ी आराम से जो है वो देख सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, आप किसी भी बर्ड को बाहर देखेंगे, ख़ासतौर पर जो लालियाँ वगैरह होती हैं या चिड़िया वगैरह होती है, वो इस तरीके से बैठे होते हैं, उन्होंने अपना माउथ ओपन किया होता है। वो एक्चुअल में पेंटिंग कर रही होती हैं कि वो अपनी बॉडी की हीट को जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर रही होती है। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके पास आप कह सकते हैं एक वेस्कुलराइज्ड पाउच होता है। उनके गले के अंदर एक पाउच होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेसल्स होती हैं जिसे हम ग्यूलर पाउच भी कहते हैं। उनके थ्रॉट के साथ, उनके गले के साथ मौजूद होता है। एंड दे कैन फ्लूटर से मुराद ये है कि वो उसमें सांस भरते हैं छोड़ते हैं, सांस भरते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम ग्यूलर फ्लूटर कहते हैं और इसके ज़रिए जो है वो
एवेपोरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज़्यादा होती है। ये यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच किया जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बर्ड के नीचे एक बहुत बड़ा पाउच लगा हुआ है, इसको हम ग्यूलर पाउच कहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेसल्स होती हैं और इससे हीट लॉस जो है वो होती रहती है। उसके साथ साथ कुछ जो बर्ड्स हैं वो हीट लॉस करते हैं अपने फैदर्स के ज़रिए, ठीक है। वो फैदर्स क्या हैं? एक्सीलेंट इंसुलेटर्स हैं। अब फैदर्स इंसुलेटर तो हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी मैं कह रहा हूँ हीट लॉस, ये बेसिकली हीट को बॉडी के अंदर रखने का जो है वो एक तरीक़ेकार है। तो किस तरह है जी? फ़ैदर्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आपको एक फ़ैदर दिखाई देता होगा जो कोई परिंदा है, उसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े जो पर होते हैं उनको फ़ैदर्स कहते हैं। एक बॉडी के साथ बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे पर लगे होते हैं, उनको हम डाउनी टाइप फ़ैदर्स कहते हैं। वो स्किन के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं और उनकी क्वालिटी ये है कि वो बड़े कमाल के इंसुलेटर होते हैं। अब यही रीज़न है कि बाहर के ममालिक के अंदर कुछ जो है ना वो वेस्ट या कोट्स वगैरह वो इन्हीं बर्ड्स की जो छोटे छोटे वो डाउनी फैदर्स हैं उनसे बनते हैं, क्योंकि वो बड़े ज़्यादा गर्म होते हैं, वो आप हीट को लॉस होने नहीं देते। तो बेसिकली फैदर्स भी जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसुलेशन के अंदर। उसके अलावा अगर हम एक्वेटिक स्पीशीज़ की बात करें, मिसाल के तौर पर इसमें आ जाती है डक्स वगैरह आ जाती है, जो बतख वगैरह होती है, ठीक है। तो बताया गया है कि उसकी लेग्स के अंदर, उसकी फीट के अंदर काउंटर करंट हीट एक्सचेंज जो है वो चल रहा होता है, जिसको हम रीटी मैरिएबल कहते हैं। तो उसके ज़रिए वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हीट लॉस को जो है वो बचाती हैं, ठीक है। अब काउंटर करंट मैकेनिज़्म या रीटी मैरिएबल बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेसल्स का इस तरीके से रेंज होना कि उनके अंदर अपोजिट फ़्लो होता है और इसकी वजह से हीट लॉस को जो है वो बचाया जाता है। लास्ट के ऊपर मैमल्स के हवाले से बात करेंगे और फिर लेक्चर ख़त्म करने कि कुछ जो मैमल्स हैं वो कोल्ड रीजन के अंदर रहते हैं, जिसमें आर्कटिक फॉक्स है, बैरन ग्राउंड कैरिबो है, ठीक है। ये अपनी इनकी बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं ये उनके ज़रिए हीट को कंज़र्व करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेग्स हैं, टेल्स हैं, ईयर और नोज़। तो ये यहाँ पर जो ये लेग्स वगैरह हैं इधर अपनी ये हीट को क्या करते रहते हैं? कंज़र्व करते रहते हैं या एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स जो है वो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, जिस तरह जैक रैबिट है। ये बड़े बड़े कानों वाला एक रैबिट होता है, ठीक है, और इसके कानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड वेसल्स होती है। तो ये अपने कानों के ज़रिए जो एक्स्ट्रा हीट होती है बॉडी के अंदर उसको जो है वो रिलीज़ करता रहता है। उसके साथ साथ जो मैमल्स जिसमें सील्स आ जाती हैं, वेल्स आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाले यानी कि ठंडे पानी के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर एक इंसुलेटिंग फ़ैट मौजूद होता है, थिक लेयर होती है, थिक पेल्ट्स होती हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट्स के, जिनको हम ब्लबर कहते हैं। और ये जो ब्लबर है ये बेसिकली हीट लॉस से जो है वो उसको महफूज रखती है। जबकि टेल की अगर हम बात करें और फ्लिपर्स जिनके ज़रिए ये सील्स और वेल्स तैरती हैं, उनके अंदर ऐसा कोई ब्लबर जो है वो मौजूद नहीं है। तो उनके अंदर कैसे हीट लॉस से बचाया जाता है? तो अगेन उनके अंदर भी काउंटर करंट सिस्टम है आर्टरीज़ और वेंस का, जो कि हीट लॉस से उनको महफूज रखती हैं। बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं वो बिहेवियरल मैकेनिज़्म को भी अडॉप्ट करती हैं, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर भी शो करती हैं जिसके ज़रिए वो अपने बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्टोथर्म सूरज के अंदर जो है वो जाते हैं रोशनी लेने के लिए, या सूरज से बचते हैं हीट से बचने के लिए, इसी तरीके से मैमल्स भी ये काम करते हैं। हम भी ये बेसिकली करते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम सूरज के अंदर बैठते हैं और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम अपने घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये मैमल्स जो हैं वो करते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं जब उनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो एक पूरा एक झुंड बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हडल कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ये बकरियां वगैरह या गाय वगैरह आपस में करती हैं कि जैसे ही उनको ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो वो हडल कर लेती है, ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट जो है वो मिलती रहे और अपनी बॉडी हीट जो है वो लॉस ना हो। या अगर गर्मी वगैरह लग रही हो तो ये मुख्तलिफ बरोज़ के अंदर जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। उसके अलावा माइग्रेशन भी एक बड़ा ऑप्शन होता है मैमल्स के पास, कि जब किसी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ये वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, किसी ऐसी जगह के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बेहतर होता है। उसके अलावा कुछ मैमल्स या जो बर्ड्स हैं वो हाइबरनेशन भी शो करते हैं। हाइबरनेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही काफ़ी जो है वो आप कहते हैं कि ठंडा मौसम आता है तो उसमें जो है वो कोई जो एनिमल होता है वो किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर सो जाता है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, और वो ये इंतज़ार करता है कि कब जो है वो सर्दियाँ गुजरेंगी। तो इसको हम हाइबरनेशन या विंटर स्लीप भी कहते हैं। बियर्स जो हैं, जो भालू होते हैं, रीछ होते हैं,
वो बेसिकली हाई ये विंटर स्लीप जो है वो शो करते हैं। उसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक डेज़र्ट कैमल की है, जो कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है। वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इतना पानी स्टोर कर लेता है और एक वक्त में इतना ज़्यादा पानी वो पी लेता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से एक एनिमल जो है वो हॉटेस्ट और ड्राइस्ट क्लाइमेट मतलब कि डेजर्ट्स के अंदर वो डेजर्ट कैमल जो है वो रह रहा होता है। तो ये बेसिकली हमने टेम्परेचर रेगुलेशन के हवाले से बात की, जिसमें फ़िशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स को हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्लास के अंदर भी हम इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।